लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक लेंगे। मंजिलें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बलवान। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद बलवान में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के गठन के इतिहास को। मध्य प्रदेश का गठन प्राचीन काल से लेकर स्वतंत्रता तक किस प्रकार से रहा और क्या क्या नाम मध्य प्रदेश को मिले और समय अनुसार मध्य प्रदेश किस आकार में परिवर्तित हुआ, इसको आज हम देखते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के गठन के इतिहास को। अगर बात करें कि प्राचीन काल में जब पूरे भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था, उस समय भी मध्य प्रदेश का उल्लेख उन 16 महाजनपदों में किया गया था। तो देखिएगा दोस्तों, किस प्रकार से किया गया था। अगर बात करें कि प्राचीन काल में हमारे भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। 16 महाजनपदों में से दो जनपद हमारे अपने मध्य प्रदेश में थी। दो जनपद कौन कौन सी ऐसी थी जो मध्य प्रदेश में थी? तो पहली का नाम है दोस्तों अवंती और दूसरी का नाम है दोस्तों चेदी। अवंती जनपद एक इतनी बड़ी जनपद थी कि दो भागों में बांटा गया था। अवंती जनपद के ऊपर वाले क्षेत्र को उत्तरी जनपद कहा गया या उत्तरी अवंती जनपद कहा गया। उत्तरी अवंती जनपद की राजधानी उज्जैनी रखा गया और दक्षिणी अवंती का जो राजधानी है वो रखा गया था महेशमती। और अगर बात करें तो चेदी जनपद भी एक विशाल जनपद थी जो मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में आती थी। अगर बात करें कि चेदी जनपद की राजधानी उस समय क्या हुआ करती थी, तो दोस्तों उस समय चेदी जनपद की जो राजधानी थी उसको सुक्तिमती कहा गया था। तो इससे ये पता लगता है कि प्राचीन काल में भी मध्य प्रदेश में शासन व्यवस्था या प्राचीन काल का में भी मध्य प्रदेश का उल्लेख मिलता है। अगर बात करें दोस्तों, इसके बाद जो समय लगता है उस काल का नाम था मध्यकाल। और मध्यकाल के अंतर्गत पूरे भारत में मुस्लिम लोगों का शासन आ चुका था। तो सारे के सारे मुस्लिम शासकों का राज्य पूरे भारत में आने के साथ साथ हमारे मध्य प्रदेश में भी स्वतंत्र मुस्लिम शासकों की स्थापना हुई। तो किस स्थान पर हुई थी? मध्य प्रदेश में एक स्थान पड़ता है मालवा। मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम शासकों की स्थापना हुई, जो कहां होती है दोस्तों? तो मालवा में होती है। मध्य काल में ही एक और स्थान पड़ता है जिसका नाम है गढ़मंडला। गढ़मंडला में जो शासन चलता था वो चलता था गौड़ राजाओं का। इस प्रकार से मध्य काल में भी मध्य प्रदेश में शासन व्यवस्था होती थी या मध्य काल में भी मध्य प्रदेश का उल्लेख मिला है। अगर बात करें दोस्तों कि इसके बाद क्या होता है, तो मध्य काल के बाद में हमारे मध्य प्रदेश में एक शासन चलता है और शासन चलेगा ब्रिटिश सरकार का। ब्रिटिश सरकार जो है, इस ब्रिटिश सरकार ने या ब्रिटिश सरकार के लोगों ने एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है नागपुर पर कब्जा कर लिया था दोस्तों 1853 में। 1853 में नागपुर नामक स्थान जो पहले मध्य प्रदेश का हुआ करता था वो अंग्रेजों के अधीन हो गया। जब अंग्रेजों के अधीन हो गया 1853 ईस्वी में, तो अंग्रेजी सरकार या ब्रिटिश सरकार ने 1861 ईस्वी में इस क्षेत्र में सेंट्रल प्रोविंस का गठन किया गया।
सेंट्रल प्रोविंस का जो गठन होता है दोस्तों वो होता है 1861 में, और ब्रिटिश सरकार करती है, ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार नहीं है, सिर्फ सेंट्रल प्रोविंस है। अगर बात करें 1936 की, 1936 में ब्रिटिश सरकार ही दोस्तों बरार की स्थापना करती है। इस प्रकार से सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना 1861 में होती है और बरार की स्थापना 1936 ईस्वी में होती है। जब अंग्रेजी सरकार यहाँ पर शासन करने लगी तो उन्होंने अपना प्रशासन बढ़ाया और प्रशासन के अंतर्गत इस मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र को उन्होंने नाम दिया सेंट्रल इंडिया एजेंसी। ब्रिटिश सरकार ने सेंट्रल इंडिया एजेंसी इस क्षेत्र को नाम दिया, साथ में उन्होंने पूरा एक और नाम दिया सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार। अगर मध्य प्रदेश का नाम ब्रिटिश कालीन सभ्यता के तहत या ब्रिटिश सरकार के तहत कुछ बोला जाता था या मध्य प्रदेश को कुछ कहा जाता था तो दोस्तों उस समय कहा जाता था सेंट्रल इंडिया एजेंसी और सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। और इन सबकी जो राजधानी है वो राजधानी दोस्तों हुआ करती थी नागपुर, क्योंकि नागपुर से ही सारा का सारा प्रशासन प्रारंभ हुआ था। जब ब्रिटिश सरकार इस देश में थी, मध्य प्रदेश में थी, उस समय से लेकर स्वतंत्रता तक मध्य प्रदेश को सेंट्रल इंडिया एजेंसी और सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों 1947 में मध्य प्रदेश को स्वतंत्रता प्राप्ति होती है, पूरे भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति होती है, तो स्वाभाविक सी बात है मध्य प्रदेश को स्वतंत्रता मिलेगी। जब स्वतंत्रता प्राप्त हो जाता है तो मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं दोस्तों? तो पहले नंबर पर आता है पार्ट ए, दूसरे नंबर पर आता है पार्ट बी और तीसरे नंबर पर आता है पार्ट सी। देखिएगा दोस्तों, जब हमारा देश आजाद हो जाता है उस समय मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया। पहले का नाम है पार्ट ए, दूसरे का नाम है पार्ट बी, पार्ट सी। अगर बात करें तो इन तीनों पार्टों के बाद में एक और स्थान आता है जिसे कहा गया था भोपाल। भोपाल एक ऐसा स्थान था या एक ऐसी रियासत थी जो स्वतंत्र थी, अंग्रेजों के समय भी स्वतंत्र थी, जब हम आजाद हो गए उस समय भी स्वतंत्र थी। कहने का मतलब ये है कि स्वतंत्र रियासत थी। यहाँ पर हमीदुल्ला करके एक नवाब थे, उनका शासन चलता था। तो ब्रिटिश सरकार इस भोपाल को नहीं जीत पाई, तो ब्रिटिश शासन के अधीन जब पूरा मध्य प्रदेश था उस समय भी भोपाल रियासत एक स्वतंत्र रियासत कहलाती थी, और जब हम आजाद हो गए उस समय भी इसको स्वतंत्र रियासत के नाम से ही जाना जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, अगर बात करें तो यहां पर बनता है पार्ट ए। पार्ट ए जो है इसको लगभग 15 रियासतों को मिलाकर पार्ट ए बनता है, जिसकी राजधानी नागपुर बनती है। नागपुर पार्ट ए की एक राजधानी होती है। इस पार्ट ए को किस किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें उस समय दोस्तों आता था मध्य प्रांत के नाम से भी पार्ट ए को उस समय जाना जाता था। इसके साथ में इसी में आता था महाकौशल के बाद में छत्तीसगढ़, और इधर पर कुछ क्षेत्र लगेगा बघेलखंड का भी कुछ क्षेत्र उस समय पार्ट ए का हिस्सा था। तो देखिएगा दोस्तों,
पार्ट ए 15 रियासतों को मिलाकर बनाया गया था, जिसकी राजधानी नागपुर बनाई गई थी, जो मध्य प्रदेश के इस वाले क्षेत्र में पाया जाता था। और मध्य प्रांत, महाकौशल, छत्तीसगढ़ और बघेलखंड का कुछ क्षेत्र पार्ट ए का हिस्सा था। अगर बात करें कि इसके राज्य प्रमुख किसे बनाया गया था, राज्य प्रमुख को सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भी कह सकते हैं। तो ये बनाए गए थे रविशंकर शुक्ल। रविशंकर शुक्ल ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर या राज्य का प्रमुख नियुक्त किया था। तो देखिएगा दोस्तों, अगर बात करें कि यहाँ पर गवर्नर या राज्यपाल उस समय कौन हुआ करता था या किसको बनाया गया था, तो 1947 में ही इसका गठन हुआ और 1947 में ही पार्ट ए का जो राज्यपाल बनेगा वो बनेगा राघवेंद्र राव। राघवेंद्र राव जो हैं वो पार्ट ए के राज्यपाल कहलाते थे। इस प्रकार से दोस्तों पार्ट ए कंप्लीट हुआ। यहीं पर एक और क्षेत्र है जिसका नाम है पार्ट बी। पार्ट बी एक ऐसा क्षेत्र है जिसे मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। मध्य भारत के नाम से जाना जाता था और मध्य भारत में ही जो एक और नाम मिलता है या मध्य भारत को एक और नाम से जाना जाता था जिसे कहा जाता था मालवा यूनियन। तो पार्ट बी मध्य भारत या मालवा यूनियन ही तीनों नाम एक ही होते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, अगर बात करें तो यहां पर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है ग्वालियर। ग्वालियर में ऐतिहासिक काल से आधुनिक भारत के समय एक शासन चलता है जो चलता है सिंधिया वंश का, और यहीं पर एक स्थान पड़ता है, उस स्थान का नाम है दोस्तों इंदौर। इंदौर जो है ये भी पार्ट बी का हिस्सा। यहाँ पर होलकर वंश का शासन रहा, यहाँ पर सिंधिया वंश का शासन रहा। तो जब पार्ट बी स्वतंत्रता के पश्चात बना उस समय राजधानी को लेकर यहाँ पर थोड़ा सा विचार विमर्श हुआ। तो विचार विमर्श हुआ तो शीतकालीन राजधानी बनाया गया ग्वालियर को, और इंदौर को बनाया गया ग्रीष्मकालीन राजधानी। इस प्रकार से पार्ट बी की जो राजधानी है दोस्तों वो बनेगी इंदौर। अगर बात करें कि पार्ट बी का मुखिया या मुख्यमंत्री या राज्य प्रमुख किसे बनाया गया था, तो यहां पर आता है दोस्तों लीलाधर जोशी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें पार्ट बी का मुखिया बनाया गया था। पार्ट बी में एक इतना विशाल क्षेत्र था कि इसमें कुल 25 से 26 रियासत शामिल थी। 25 से 26 रियासत शामिल थी। तो देखिएगा दोस्तों, 1947 में पार्ट ए बना था जिसकी राजधानी नागपुर बनाई थी। 1948 में बनता है पार्ट बी, और उसकी जो राजधानी है वो दो राजधानी थी, एक थी शीतकालीन राजधानी और एक थी ग्रीष्मकालीन राजधानी। यहाँ पर 25 से 26 देशी रियासत मिलकर इस क्षेत्र को बनाती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पार्ट सी की। पार्ट बी के पश्चात जो आता है वो आता है पार्ट सी। पार्ट सी को विंध्याचल क्षेत्र कहा जाता है। पार्ट सी को विंध्याचल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जिसकी राजधानी दोस्तों रखी जाती है रीवा। और अगर बात की जाए कि विंध्याचल क्षेत्र के साथ साथ कौन कौन सा क्षेत्र आता है, तो इसमें एक और क्षेत्र आता है दोस्तों जिसका नाम है बुंदेलखंड जो है वो
विंध्याचल का हिस्सा है और बुंदेलखंड और विंध्याचल दोनों ही पार्ट सी का हिस्सा है, जिसकी राजधानी जो है वो रखी जाती है रीवा। अगर इसकी बात करें कि पार्ट सी का जो गठन है ये किस वर्ष हुआ था, तो दोस्तों पार्ट सी का गठन होता है 1948 में, लेकिन 1950 में पार्ट सी का दर्जा मिला या पार्ट सी बना, तभी इसकी एक राजधानी बनी जिसका नाम रखा गया दोस्तों रीवा। अगर बात करें कि कुल कितनी रियासतों को मिलाकर पार्ट सी बनाया गया था, तो लगभग 35 से 38 या कुल मिलाकर 35 आता है। 35 रियासत मिलाकर पार्ट सी का गठन किया गया था, जिसके प्रमुख या मुख्यमंत्री एक व्यक्ति को बनाया गया जिसका नाम था शंभुनाथ एक ऐसे व्यक्ति थे जो शंभुनाथ पांडे भी कहलाते थे और शुक्ल भी कहलाते थे। शंभुनाथ शुक्ल या शंभुनाथ पांडे करके एक व्यक्ति रहे जो रीवा के या पार्ट सी के प्रमुख कहलाते थे। तो कुल कितनी रियासतों को मिलाकर दोस्तों, कुल 35 रियासतों को मिलाकर पार्ट सी का गठन किया गया था और गठन हुआ 1948 में, लेकिन दोस्तों 1950 ईस्वी में इसको पार्ट सी का दर्जा दिया गया। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पर होता है भोपाल एक ऐसी रियासत थी जो इन तीनों पार्टों का हिस्सा उस समय नहीं हुआ करती थी। तो तीनों पार्टों का हिस्सा नहीं हुआ करती थी, तो जो भोपाल है ये एक स्वतंत्र रियासत कहलाती थी। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था नवाब हमीद उल्लाह एक ऐसे नवाब थे जिनका शासक भोपाल में था। 1947 में जब इसका निर्माण किया गया, पूरे भारत में पार्ट बने, उस समय हमीद उल्लाह नवाब जो थे वो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी किसी का भी हिस्सा नहीं बने। जब नहीं बने तो 1949 में भोपाल को स्वतंत्र नहीं रहने दिया जाएगा, क्योंकि हमारा जो भारत है वो एक अखंड भारत बनेगा। इसलिए 1949 ईस्वी में भोपाल को पार्ट सी में शामिल कर लिया गया। भोपाल को 1949 ईस्वी में, और इसके जो मुखिया बनाए गए उनको बनाया गया हमीद उल्लाह ही इसके क्या बने, मुखिया बने। लेकिन दोस्तों 1952 ईस्वी में हमीद उल्लाह को इसके मुखिया से हटा दिया जाता है और 1952 ईस्वी में एक मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है और मुख्यमंत्री बनते हैं दोस्तों शंकर दयाल शर्मा। देखिएगा दोस्तों, 1952 ईस्वी में शंकर दयाल शर्मा को भोपाल का मुख्यमंत्री बनाया जाता है हमीद उल्लाह को हटाकर। तो देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार से पार्ट सी का हिस्सा भोपाल बना, लेकिन कब बना, तो 1949 ईस्वी में। तो देखिएगा दोस्तों, सीहोर जो है वो एक ऐसा स्थान था जो भोपाल के बहुत पास था। इस कारण से जो भोपाल को पार्ट सी का हिस्सा बनाया गया था, इस भोपाल को सीहोर जिले की एक तहसील बनाया गया। और भोपाल और सीहोर दोनों ही
एक दूसरे के साथ सम्मिलित रूप से प्रशासनिक कार्य करने लगे, लेकिन सीहोर जिले की एक तहसील के रूप में कार्य किया था भोपाल ने। और कब प्रारंभ किया था दोस्तों? तो 1949 ईस्वी से। तो देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार से हमारा मध्य प्रदेश प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक और मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक या ब्रिटिशों के शासन तक मध्य प्रदेश को इन पार्ट में बांटा गया था। इस प्रकार से हमने देखा कि ब्रिटिश सरकार ने मध्य प्रदेश को किन किन पार्ट में बांटा। तो पहला पार्ट ए, दूसरा पार्ट बी, तीसरा पार्ट सी। लेकिन दोस्तों भोपाल जो है ये 1949 में हमारे मध्य प्रदेश का हिस्सा बनता है। तो ओके दोस्तों, ये हुआ हमारे मध्य प्रदेश का पार्ट फर्स्ट, जो एक गठन से संबंधित है। मध्य प्रदेश के गठन से संबंधित एक और वीडियो आपके समक्ष आने वाला है, जो मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से रिलेटेड रहेगा, क्योंकि 1952 में शंकर दयाल शर्मा मुख्यमंत्री बनते हैं और 1952 से लेकर 1956 तक हमारा मध्य प्रदेश इसी प्रकार से कार्य करता रहता है। लेकिन 1956 में मध्य प्रदेश की विशालता को देखते हुए, मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल को देखते हुए मध्य प्रदेश को विभाजित किया जाएगा, जो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कहलाता है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से संबंधित वीडियो आपके बीच बहुत जल्द आने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।